यूट्यूब चैनल सेवी एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं बीएफएम मॉड्यूल के ए में यूनिट 2 के बारे में आपको बताऊंगा कि बेसिक ऑफ फॉरेक्स डेरिवेटिव क्या है। बेसिकली इस चैप्टर में हम बेसिक ऑफ फॉरेक्स डेरिवेटिव के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में जो है आपका रिस्क के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या इसमें वेरियस रिस्क होते हैं फॉरेक्स में, और क्या क्या व्हाट इज सेटलमेंट और हेड स्टेट रिस्क। हेड स्टेट रिस्क क्या होता है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए, जो आपकी यूनिट बी है ना, पीएफएम में जो यूनिट बी है उसमें पूरी यूनिट ही रिस्क के ऊपर है। यूनिट जो आपकी ये तो यूनिट में बीएफएम का मॉड्यूल ए पढ़ा रहा हूँ, जो मॉड्यूल बी है ना वो सारा रिस्क है। सारा बीएफएम ही रिस्क के ऊपर है। क्या है रिस्क, तो हम इसमें जो है आज मैं आपको इसमें पढ़ाऊँगा कि रिस्क क्या होता है। तो रिस्क के बारे में हम शुरू करेंगे कि रिस्क क्या है। डेफिनेशन ऑफ रिस्क। रिस्क इन फॉरेक्स में रिस्क क्या होता है, जो जितने भी रिस्क हैं इसमें उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि ए रिस्क कैन बी डिफाइंड एज अनप्लान्ड इवेंट। जो प्लान नहीं किया है कोई भी जो इवेंट, मतलब बिजनेस है, बिजनेस में कोई बिजनेस में प्लानिंग की जाती है कि क्या क्या आपने करना है, क्या करना है, परंतु ए रिस्क कैन बी डिफाइंड एज एन अनप्लान्ड इवेंट विद फाइनेंशियल कंसिक्वेंसेज रिजल्टिंग इन लॉस और रिड्यूसिंग एंड। मतलब ये रिस्क जो है एक अनप्लान्ड इवेंट है जिसका हमें पता नहीं है कि क्या होगा, कब होगा, तो फाइनेंशियल रिजल्ट जिससे जो है लॉस और हमारी जो अर्निंग होती है बिजनेस में वो रिड्यूस हो, तो उसको ही हम रिस्क बोलते हैं। एन एक्टिविटी वेयर द रिजल्ट an activity where the result is uncertain and there is a chance of loss may be called a risky proposition due to uncertainty or unpredictability of the activity or trade in future. An activity where the result is uncertain, मतलब जो है आपका रिजल्ट अनसर्टेन, आपको पता नहीं है कि क्या होगा। देयर इज ए चांस ऑफ लॉस, जिससे जो है अनसर्टेनिटी होने की वजह से आपको ये लगता है कि आपका लॉस हो सकता है। मे बी कॉल्ड है रिस्की प्रोपोजिशन। मतलब देखिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, कोई आप कंपटीशन एग्जाम देने जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, आपको नहीं पता है कि उसमें अनसर्टेनिटी है कि आप पास होंगे, रिजल्ट क्या रहेगा, पास होंगे या फेल होंगे, जो भी होगा, तो उससे क्या है आपका चांस ऑफ लॉस, तो रिजल्ट में क्या होगा, आप एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएंगे। मे बी कॉल्ड ए रिस्की प्रोपोजिशन, इसको जो है हम रिस्क प्रोपोजिशन। हो सकता है आप पास भी हो जाएं, हो सकता है आप पास भी हो जाएं उसमें, बट फेल भी हो सकते हैं, परंतु अगर पास होते हैं तो उसको रिस्क नहीं बोलता है। ड्यू टू अनसर्टेनिटी और अनप्रडिक्टेबिलिटी ऑफ द एक्टिविटी और ट्रेड इन फ्यूचर, मतलब इसको अनसर्टेनिटी और अनप्रडिक्टेबिलिटी को ही हम, जो भी अनप्रडिक्टेबिलिटी होती है एक्टिविटी में, ट्रेड इन फ्यूचर में जो भी अनसर्टेनिटी आती है जिससे जो है लॉस होने के चांसेस रहते हैं, उसको ही हम रिस्क बोलते हैं। इवन तो दिस एक्टिविटी में अल्टीमेटली रिजल्ट इन प्रॉफिट और गेन। मैंने आपको बताया था कि इसमें जो एक्टिविटी में अनसर्टेनिटी में आपको प्रॉफिट और गेन भी हो सकता है, परंतु उसको जो है हम प्रॉफिट और गेन की सिचुएशन में हम उसको रिस्क नहीं बोलते हैं। आगे बढ़िए। वाइल इन ह्यूमन लाइफ द रिस्क इज़ रिलेटेड टू इलनेस। अब ह्यूमन लाइफ में क्या होता है, द रिस्क इज़ रिलेटेड टू इलनेस। रिस्क क्या है हमारा, हम बीमार पड़ सकते हैं, इम्पेडेंस और लॉस ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ जा सकती है। बट इन कमर्शियल एंड बिजनेस एक्टिविटीज़ द बिजनेस प्रॉफिट और लॉस वुड डिपेंड अपॉन हाउ द बिजनेस इज रन और इट्स अफेयर मैनेजमेंट। पर बिजनेस के केस में हमने बिजनेस को कैसे मैनेज किया है उसके हिसाब से ही हमें प्रॉफिट और लॉस होगा। मतलब अनसर्टेनिटी है कि आपने अगर अच्छे से बिजनेस मैनेज किया तो आपको प्रॉफिट हो सकता है, अगर अच्छे से बिजनेस नहीं किया तो आपको लॉस हो सकता है। अगर लॉस होगा तो उस अनसर्टेनिटी को ही हम रिस्क कहते हैं। दोबारा मैं समझा देता हूँ। ए रिस्क कैन बी डिफाइंड एज अनप्लान्ड इवेंट विद फाइनेंशियल कंसिक्वेंसेज रिजल्टिंग इन लॉस और, मतलब बिजनेस में जो भी अनप्लान्ड इवेंट है, मतलब जिस इवेंट का आपको प्लान नहीं किया था उसकी वजह से जो आपको लॉस या आपकी अर्निंग में जो रिड्यूसिंग आएगी उसको ही हम रिस्क कहते हैं, अनसर्टेनिटी को ही हम रिस्क कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी डिफाइंड एज द अनसर्टेनिटी ऑफ द आउटकम्स। मतलब वही है कि रिजल्ट क्या रहेगा, क्या आने वाले समय में क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, इन अनसर्टेनिटीज ऑफ आउटकम। रिजल्ट में जो अनसर्टेनिटी आएगी उसको ही हम रिस्क कहते हैं। ए रिस्क इज इन एनी करेंसी कमोडिटी और एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू एनी एक्सपोजर इन दैट पर्टिकुलर करेंसी कमोडिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ए रिस्क इन एनी करेंसी, अब आपने कोई करेंसी है आपके पास, कमोडिटी में कोई पोजीशन ली हुई है, और एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू एनी एक्सपोजर,
एक्सपोजर दैट इज पर्टिकुलर करेंसी कमोडिटी इन, मतलब आपने कोई एक्सपोजर या पोजीशन ले रखी है, मान लो आपने करेंसी बाय कर रखी है, आपने क्या है $100 ले रखे हैं, ठीक है, $100 ले रखे हैं, उसका वो ले रखे हैं 50 रुपीज़ के रेट पे। अब क्या है, ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू एनी एक्सपोजर इन दैट पर्टिकुलर, मतलब क्या है, आपने 50 रुपये में $100 लिए हुए हैं, अब क्या हो जाता है, ये $40 का रह जाता है $1, तो आपको अनसर्टिनिटी है ना। अनसर्टिनिटी क्या है, आपको लॉस हो जाएगा 1000 का, अगर ये 10 रुपीज़ कम हो जाता है। अभी कमोडिटी क्या है, आपने कोई कमोडिटी ली हुई है, कमोडिटी का क्या है, प्राइस कम हो जाता है, तो आपको उसमें भी रिस्क है। तो ये रिस्क इन करेंसी, मतलब वो कमोडिटी में भी हो सकती है, आपकी लाइफ में भी हो सकती है, हर जगह हो सकती है। एज एक्सप्लेन इन यूनिट 1, फॉरेक्स ऑपरेशन एंड मार्केट आर समवट डिफरेंट फ्रॉम अदर कमोडिटी मार्केट। आपको मैंने यूनिट 1 में समझाया कि फॉरेक्स ऑपरेशन और मार्केट्स आर समवट different from other commodity market and particular in nature due to the reason that they are largely over the counter market open 24 hours without any single location and barrier। मैंने बताया था कि आपको कि फॉरेक्स मार्केट जो है वो 24 आवर्स है, मतलब राउंड द क्लॉक मैंने आपको बताया था कि राउंड द क्लॉक है, 24 आवर्स है, ये कोई सिंगल लोकेशन में या बैरियर्स इसको इसके नहीं है, ये राउंड द क्लॉक है और लार्जली ओवर द काउंटर मार्केट, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड जो है ये फैली हुई है। तो फ्लक्चुएशन रजिस्टर्ड ऑलमोस्ट एवरी 4 सेकंड, मैंने आपको बताया था कि 4 सेकंड में जो है इसकी फ्लक्चुएशन होती है। मूवमेंट इन अदर मार्केट, इफेक्ट्स ऑफ कंट्रोल पॉलिसीज ऑफ रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट, डिलेड सेटलमेंट ड्यू टू टाइम डिफरेंस ईटीसी। अब क्या होता है कि हर 4 सेकंड में इसके रेट बदलते हैं। मूवमेंट इन अदर मार्केट, इफेक्ट्स ऑफ कंट्रोल पॉलिसीज ऑफ रिस्पेक्ट्स गवर्नमेंट्स, मतलब क्या मूवमेंट इन अदर मार्केट, क्या होता है कि यहाँ जैसे इंडिया है, इंडिया और यूएसए के टाइम जोन में डिफरेंस है अराउंड 8 to 10 आवर्स का। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मार्केट ओपन होती है, यूएसए में मार्केट ओपन नहीं होती है। तो इस डिफरेंस की वजह से सेटलमेंट में जो डिलेड सेटलमेंट होती है ड्यू टू टाइम डिफरेंस, इसको भी हम जो है इससे भी हमें रिस्क होता है, ठीक है। फ्लक्चुएशन, अब यहाँ पे मार्केट ओपन है, यूएसए में मार्केट ओपन नहीं है, अब इंडिया में ओपन नहीं है तो यूएसए में ओपन है। तो इससे क्या होता है कि कंट्रोल पॉलिसी रिस्पेक्ट गवर्नमेंट, डिलेड सेटलमेंट डिलेड होती है। मतलब क्या होता है, जैसे इंडिया में आज छुट्टी है, और मैंने समझाया था आपको यूनिट 1 में समझाया हुआ कि दोनों में वर्किंग डे तभी सेटलमेंट होगी ना। अब इंडिया में छुट्टी है, इंडिया में हॉलीडे है, यूएसए में हॉलीडे नहीं है, वर्किंग है। अब अगले दिन क्या हुआ, इंडिया में हॉलीडे नहीं है, यहाँ यूएसए में हॉलीडे है, तो जिस दिन दोनों वर्किंग डे होंगे तभी सेटलमेंट होगी ना, तो सेटलमेंट डिलेड होती है, तो इससे भी यहाँ जो है रिस्क बढ़ता है। दीज पर्टिकुलर एक्सपोज द पार्टिसिपेंट टू वेरियस रिस्क, मतलब इससे क्या, मैंने बताया कि आपको वेरियस रिस्क जो है इससे बढ़ते हैं। द पार्टिसिपेंट्स एज सच हैव टू एक्सरसाइज एक्सट्रीम कॉशन इन मैनेजिंग फॉरेक्स ऑपरेशन। तो पार्टिसिपेंट जो होते हैं, जो फॉरेक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको पार्टिसिपेंट बोलते हैं। एज सच हैव टू एक्सरसाइज एक्सट्रीम कॉशन इन मैनेजिंग फॉरेक्स, मतलब उनको एक्सट्रीम कॉशन लेने पड़ते हैं, मतलब वो सावधानी उनको इतनी लेनी पड़ती है कि फॉरेक्स जो ऑपरेशन है उनको मैनेज करने के लिए उनको काफ़ी एक्सट्रीम कॉशन उनको सावधानी रखनी पड़ती है। अब एनी लैक्सिटी ऑन देयर पार्ट में रिजल्ट इन लॉसेज एंड एक्सपोजर रनिंग, मतलब लैक्सिटी क्या होती है, लापरवाही अगर उन्होंने अपने बिजनेस में कुछ भी अगर की तो उसका रिजल्ट क्या होगा, अनसर्टिनिटी क्या होगी, लॉसेज और एक्सपोजर्स रनिंग द होल बिजनेस, मतलब क्या होगा, उनको लॉस हो जाएगा, और एक्सपोजर्स जो उनके हैं रनिंग द होल बिजनेस, उनको सारा बिजनेस जो है उनका बंद हो जाएगा। सम ऑफ वेरी कॉमन रिस्क फेस्ड इन फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस आर, मैं आपको इसमें जो जो रिस्क बताऊंगा उनके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या रिस्क इसमें फॉरेन एक्सचेंज में के ऑपरेशन में आपको आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सचेंज रिस्क की करेंगे। सेटलमेंट रिस्क क्या होता है, लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है, कंट्री रिस्क क्या होता है, सॉवरेन रिस्क क्या होता है। कंट्री या सॉवरेन रिस्क लगभग एक सेम ही है, इनको हम एक साथ पढ़ेंगे। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होते हैं और ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि रिस्क क्या होता है। रिस्क एक अनसर्टेनिटी है जो रिजल्ट में, आउटकम में हमें पता नहीं है कि आने वाले बिजनेस में, हमारे फ्यूचर में, ट्रेड में क्या होगा। तो रिस्क जो है करेंसी कमोडिटी में क्या होगा, जब आपने कोई करेंसी या कमोडिटी कोई खरीद रखी है तो उसमें जो भी आउटकम आएगा, जो भी रेट में डिफरेंस आएगा या कुछ भी हो सकता है, उसके रेट ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो उससे जो रिस्क होगा अनसर्टेनिटी के कारण जो उसके प्राइजेज में मूवमेंट होगी उसको ही हम रिस्क कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि यूनिट 1 में कि फॉरेक्स ऑपरेशन जो है वो 24 आवर्स चलती है, और
राउंड द क्लॉक है और एक लार्ज मार्केट है, ना कि एक सिंगल लोकेशन की तरह। जैसे कमोडिटी मार्केट में एक सिंगल लोकेशन होती है, जैसे सब्जी मंडी लगी होती है, सब्जी मंडी में क्या होता है, एक बाउंड्रीज होती है ना, दीवार, एक बाउंड्री के अंदर ही सब कुछ होता है, वहाँ रेट भी होनी होती। तो मैंने बता दें कि टाइम डिफरेंस की वजह से है भी हमारा सेटलमेंट जो है वो लेट होता है, जिससे जो है रिस्क अराइज होता है। दिस पर्टिकुलर एक्सपोज द पार्टिसिपेंट टू रिस्क। तो मतलब क्या है, जो जितने भी पार्टिसिपेंट है फॉरेक्स में, जितने भी पार्टिसिपेंट है उनको एक सावधानी बरतनी पड़ती है कि कैसे वो अपने बिजनेस को, फॉरेक्स बिजनेस को मैनेज करें। तो मैंने बताया कि अगर लापरवाही उन्होंने की तो उनको लॉस हो सकता है, उनका बिजनेस भी पूरा का पूरा बिजनेस जो है फॉरेक्स का बंद हो सकता है। जो जो रिस्क मैंने आपको बताया कि फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या रिस्क आते हैं, मैंने आपको बताया कि एक्सचेंज रिस्क है, सेटलमेंट रिस्क है, लिक्विडिटी, कंट्री और सरेंडर रिस्क है, इंटरेस्ट रेट रिस्क, ऑपरेशन रिस्क के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। लेट अस चेक ऑन दिस रिस्क इंडिविजुअली विच हैव बीन डिस्कस बिलो। तो हम शुरू करते हैं कि एक्सचेंज रिस्क क्या है। तो एक्सचेंज रिस्क के बारे में आपको बताऊंगा। मूवमेंट इन एक्सचेंज रेट्स कैन एडवर्सली अफेक्ट द वैल्यू ऑफ आवर फॉरेन एक्सचेंज होल्डिंग। तो मूवमेंट ऑफ इन एक्सचेंज रेट मतलब क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल देखिए आप, जैसे आपने, मैंने पीछे भी बताया कि आपने $1 लिया, $1 परचेज किया 50 रुपीज़, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, मूवमेंट इन एक्सचेंज रेट, ये क्या हुआ, एक्सचेंज रेट 40 रुपीज़ में हो गया। अब $1 का प्राइस क्या है, कुछ दिन बाद 40 रुपीज़ हो गया। कैन एडवर्सली वैल्यू ऑफ आवर फॉरेन एक्सचेंज होल्डिंग, मतलब क्या होगा, आपके $1 की वैल्यू 40 रुपीज़ रहेगी ना सिर्फ, तो 40 रुपीज़ रहने से क्या हुआ, आपको 10 रुपीज़ लॉस हुआ। तो रिसीवेबल एंड पेबल परचेज एंड सेल्स, मतलब इसका उल्टा भी हो सकता है। आपने क्या किया, $1 आपने परचेज कर दिया 50 रुपये में, ठीक है, 50 रुपये में $1 सेल कर दिया, मतलब सेलिंग पोजीशन में ले रहा हूँ। अब $1 क्या हो गया, 60 रुपीज़ का हो गया। तो आपको, अब आपने जो बेचा था वो आप वापस अगर पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करोगे तो आपको 60 रुपीज़ में करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे 10 रुपये का लॉस हुआ। हो सकता है आपने जब 50 रुपये में बाय किया था वो 60 रुपीज़ का हो सकता है, तो आपको 10 रुपये प्रॉफिट, मतलब अनसर्टेनिटी है ना। अनसर्टेनिटी क्या होती है, उसी को मूवमेंट इन एक्सचेंज रेट कैन एडवर्सली अफेक्ट द वैल्यू ऑफ आवर फॉरेन एक्सचेंज होल्डिंग रिसीवेबल एंड पेबल्स। मतलब हमें या तो एक्सचेंज में अब या तो हमें रिसीव होना है फॉरेन एक्सचेंज, या फिर हमें पे करना है। तो उनकी जो एडवर्स मूवमेंट, एक्सचेंज रेट में जो एडवर्स मूवमेंट आएगी उनकी वजह से जो रिस्क होगा उसको ही हम एक्सचेंज रेट बोलते हैं। इफ़ नॉट कवर्ड एट द अप्रोप्रिएट टाइम विद ड्यू वॉच ऑन द मार्केट मूव्स, अगर हमने जो है पोजीशन को सही समय पे कवर नहीं किया तो उससे जो है हमें रिस्क हो सकता है। और जो एक्सचेंज रेट की वजह से जो रिस्क अराइज होता है उसको हम एक्सचेंज रिस्क बोलते हैं। अब आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मली द डीलर इज एक्सपेक्टेड टू कवर द ट्रांजेक्शन इमीडिएटली बाय एंटरिंग इनटू मैचिंग एंड अपोजिट ट्रांजेक्शन विदाउट लॉस ऑफ टाइम। क्या करते हैं नॉर्मल डीलर, मान लो किसी ने $100 की बाइंग पोजीशन ले रखी है, तो उनको लगता है कि लॉस, जैसे ही डीलर्स का क्या करते हैं, बार बार मार्केट को देखते रहते हैं। अब उन्होंने क्या किया, $100, अगर $100 उन्होंने लिया 50 रुपीज़ में, अब उनको लगता है कि क्या करेंगे, वो $100 सेल कर देंगे इमीडिएटली, अपोजिट पोजीशन ले लेते हैं ट्रांजेक्शन। मान लो उनको लगता है कि ये 49 रुपीज़ हो गया, तो इमीडिएट वो लॉस या प्रॉफिट अपना बुक कर लेते हैं, टाइम को लॉस नहीं करते। अगर वो इसको देखते रहेंगे, मान लो 50 रुपये में कोई डॉलर उन्होंने लिया है, 49 हो गया, 48, अब वो इसको वेट थोड़ी करेंगे, 49 पे वो पोजीशन जो है अपोजिट पोजीशन, मतलब अगर बाय किया होगा तो सेल कर देंगे, अगर सेल किया होगा तो बाय कर देंगे। अपोजिट ट्रांजेक्शन जो है मैच करके वो विदाउट लॉस ऑफ टाइम। इन केस दिस इज़ नॉट डन इज देन इज एक्सपोर्ट टू एक्सचेंज रिस्क। मतलब क्या हुआ, देखो देखो दोबारा से समझाता हूँ मैं। किसी डीलर ने जो है $1 लिया है 50 रुपीज़ में, अब क्या हुआ, 49, 48.5, 48 ऐसे रेट जो है डिक्रीज होते रहे। तो उसने क्या किया, डीलर ने 49 पे ही अपनी पोजीशन जो है कवर कर दी विदाउट लॉस ऑफ टाइम, मतलब उसने समय का वेट नहीं किया, जो भी लॉस $1 लॉस था उसने बुक कर दिया। अब क्या हुआ, अगर वो इस केस में जो है कवर नहीं कर पाता इसको 49 पे, तो क्या होता है रेट, मान लो 45 रेट आ जाता तो उसको $5 लॉस हो जाता ना। तो इसको ही जो है हम एक्सचेंज रिस्क इसको बोलते हैं। तो एक्सचेंज रिस्क के बारे में मैंने बता दिया कि रेट में जो बार बार डिफरेंस में मतलब वॉल्यूम की वजह से जो रेट डिफरेंस होता है, बार बार चेंज होते हैं रेट, उनको ही हम एक्सचेंज रिस्क हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड ऑब्वियस रिस्क इन फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग ऑपरेशन। मतलब एक्सचेंज रिस्क की एक मेन जो है इसका रिस्क है। द मार्केट में मूव अगेंस्ट हिम रिजल्टिंग इन लॉस, मतलब अगर मार्केट उनके अगेंस्ट चलेगी, मान लो आपने बाई पोजीशन लेके रेट डाउन आ गया तो आपको जो है लॉस हो सकता है। अगर आपने सेल पोजीशन ले रखी है, अगर रेट आप चले गए तो आपको उसमें भी लॉस हो सकता है। जैसे कि आपने 50 रुपये में कोई लिया है, ठीक है,
₹50 में आपने कोई डॉलर ले लिया, $1, अब क्या होगा, ये ₹60 का हो गया तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर ये ₹40 का हो गया तो आपको लॉस होगा। ऐसे ही सेल के केस में आपने कोई डॉलर ₹50 में लिया, ये ₹60 में हो गया तो ये लॉस होगा। अगर ये ₹40 हो गया तो आपको कम में मिलेगा ना, तो अब आपको प्रॉफिट होगा। ऐसे ही इसमें जो है द मार्केट में मूव्स अगेंस्ट हिम रिजल्टिंग दस द डीलर हैज़ टू इमीडिएटली कवर द पोजीशन एंड कीप कांस्टेंट वॉच ऑन हिज पोजीशन। मतलब उसको बार बार जो है एक्सचेंज में ध्यान रखना होगा कि करंट प्राइस क्या चल रहे हैं, उसको उसी हिसाब से अपनी पोजीशन जो है कवर करनी पड़ेगी। द मार्केट मूव सो एज नॉट टू गेट इफेक्टेड बाय एडवर्स मूवमेंट। मतलब क्या होगा, सो एज टू नॉट टू गेट अफेक्टेड बाय एडवर्स। मतलब अगर डीलर क्या होते हैं, डीलर बार बार जो है उसको पोजीशन को अपनी देखते रहते हैं। उनको जो पोजीशन टाइमली, मतलब विदाउट लॉस ऑफ टाइम जो है उनको पोजीशन कवर करनी पड़ती है। पोजीशन इज गिवन करेंसी अराइजेज व्हेन असेट एंड आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज दैट करेंसी एक्सीड द लायबिलिटी प्लस द आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट टू सेल दैट करेंसी। ए पोजीशन इन ए गिवन करेंसी अराइजेज when asset and outstanding contract to purchase that currency exceed the liability plus the outstanding contract to sell that currency। मतलब क्या होता है, एक पोजीशन के करेंसी में किसी ने पोजीशन ले रखी है डीलर ने, अराइजेज व्हेन asset and outstanding contract to purchase that currency exceed the liability plus the outstanding contract to sell that currency। In the former cases the bank will have a long position and would be exposed if the currency depreciate the value। मतलब क्या होगा, अब किसी डीलर ने बाइंग पोजीशन ले रखी है, ठीक है, अब वही है ना कि कोई पोजीशन उसने ले रखी है, बाइंग पोजीशन ले रखी है। देखिए उसने क्या कर रखा है, $100 ले रखे, ठीक है, $100 ₹100 पे ले रखे। अब इन द फॉर्मर केस द बैंक विल हैव ए लॉन्ग ओवरबॉट पोजीशन एंड विल बी एक्सपोज टू रिस्क इफ द करेंसी डिप। मतलब क्या होगा, उसको लॉस तभी होगा ना जब वो 90 या 80 रुपये आएगा, या तो ₹90 होगा या ₹80 होगा, उसको लॉस होगा। अगर ये ₹110 हो जाएगा $1 का रेट तो इसको प्रॉफिट होगा ना। तो वही कहता है कि इन द फॉर्मर केसेस द बैंक विल हैव ए लॉन्ग पोजीशन एंड वुड बी एक्सपोज द रिस्क इफ द करेंसी डिप्रिशिएट इट वैल्यू। मतलब अगर करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट होगी तभी उसको लॉस होगा ना। आगे बढ़ते हैं। इन द लेटर केस द बैंक विल हैव ए शॉर्ट पोजीशन। मतलब उसने क्या कर रखा है, ₹100 पे $100 जो है सेल किए, मतलब 100। अब क्या होगा, वुड स्टैंड लॉस इफ द करेंसी अप्रिशिएट इन द वैल्यू। मतलब अगर ₹110 इसका रेट हो जाता है तो उसको महंगे पे खरीदने पड़ेंगे ना। ₹100 पे उसने सेल किए थे, ₹110। अब इसमें जो है अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। मान लो आपने, मैं समझाता हूँ, जैसे आपने ₹100 पे कोई चीज़ बाय की है, अब ₹110 पे आप बेचोगे तभी आपको प्रॉफिट होगा ना। अगर 90 पे बेचोगे तो आपको लॉस होगा। रिवर्स केस में क्या होता है, आपने कोई $100 पर डॉलर जो है आपने सेल किया हुआ है, सेलिंग पोजीशन ली हुई है मार्केट में, तो आप अगर 110 में इसको बाय करोगे तो आपको लॉस होगा ना ₹10। अगर आपको ये ₹90 में दोबारा मिल जाती है तो आपको ₹10 का प्रॉफिट होगा। तो यही इसमें बताया गया है कि अगर बैंक ने ओवरबॉट पोजीशन, मतलब बाय लॉन्ग पोजीशन ले रखी है, तो एक्सपोज टू ए रिस्क इफ द करेंसी डिप्रिशिएट। अगर करेंसी की वैल्यू कम होती है तो उसको लॉस होता है। और लेटर केस में क्या था, बैंक विल शॉर्ट ओवरसोल्ड पोजीशन, मतलब ओवरसोल्ड उसने पोजीशन लिखी है तो वुड स्टैंड टू लॉस इफ द करेंसी अप्रिशिएट इन वैल्यू। मतलब अगर करेंसी का रेट अप होगा तो उसको लॉस होगा। दिस ओवरबॉट और ओवरसोल्ड पोजीशन इज द ओपन पोजीशन ऑफ द डीलर। वही मैंने समझाया था कि पोजीशन, ओपन पोजीशन वही होती है जब या तो उसने बाय की रखी हो, मतलब सिंगल पोजीशन हो उसके ऊपर, या तो उसने बाय किया हो या उसने सेल किया हो, तो उसको जो है हम पोजीशन को ओपन पोजीशन डीलर की बोलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया हैज़ ऑथराइज द बोर्ड्स ऑफ रिस्पेक्टिव बैंक टू स्पेसिफाई एंड अप्रूव लिमिट रिलेटिंग टू फॉरेक्स। तो आरबीआई ने जो है ऑथराइज कर रखा है, ऑथराइज द बोर्ड्स ऑफ रिस्पेक्टिव बैंक, बैंकों के बोर्ड को कहा है कि आप एक स्पेसिफाई और अप्रूव लिमिट रिलेटिंग टू फॉरेक्स ऑप्शन, मतलब फॉरेक्स ऑप्शन में जो है आप एक लिमिट सेट कीजिए कि इतनी लिमिट तक एक डीलर जो है बाय या सेल कर सकता है, एक लिमिट सेट कर दीजिए। बैंक अकॉर्डिंग टू दियर मर्चेंट टर्नओवर रिक्वायरमेंट ट्रेडिंग स्किल्स एंड वॉल्यूम आर आल्सो कंसिडरिंग द कैपिटल बेस फिक्स वेरियस लिमिट्स फॉर दियर फॉरेक्स डीलिंग ऑपरेशन। वही है कि बैंक जो है अपने जो मर्चेंट रिक्वायरमेंट है उसके जो टर्नओवर है उसके क्लाइंट के हिसाब से जो है अपनी लिमिट्स अलग से सेट करता है। बैंक ने, आरबीआई ने तो बैंकों को बोला है कि अपनी लिमिट सेट कीजिए ताकि जो है आपको लॉस होने के चांस कम रहे। तो बैंकों ने भी अपने मर्चेंट जो उनके कस्टमर हैं, जो हाई नेटवर्थ क्लाइंट हैं, उनके हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से या फिर उनके ट्रेडिंग स्किल्स के हिसाब से वायरस लिमिट फैक्स हैं, जो कि हम अगले चैप्टर में, अगले पार्ट में इसके पढ़ेंगे। तो वो वायरस लिमिट जो है बैंक सेट करता है। बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। जो फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर है वो 3 तरह से क्लासिफाइड किया गया है।
तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन एक्सपोजर की बात करेंगे। अराइजिंग ड्यू टू नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस कंसिक्वेंट टू विच द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन विल बी एफेक्टेड। अराइजिंग ड्यू टू नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस मतलब क्या आता है, इसमें नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन के कारण जो है ट्रांजेक्शन एक्सपोजर अराइज होता है। कंसिक्वेंट टू विच द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन विल बी एफेक्टेड मतलब आपने जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन है, अराइजिंग ड्यू टू कंसिक्वेंट विच द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन विल बी अफेक्टेड मतलब नॉर्मल पोजीशन ले रखी है आपने। अब 100 में कोई 100 में कोई डॉलर लिया है, अब वो 110 हो जाता है तो प्रॉफिट होता है 90। तो ये नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन की वजह से जो आपकी वैल्यू, जो आपने ट्रांजेक्शन लिखी उसकी वैल्यू में जो इफेक्ट आता है उसको ही ट्रांजेक्शन एक्सपोजर बोलते हैं। दिस इज अफेक्टेड बाय द ट्रांजेक्शन अंडरटेकन विच में एक्सपोज द कंपनी फर्म टू करेंसी रिस्क व्हेन कंपेयर टू द वैल्यू इन होम करेंसी। मतलब वही बात है कि आपके पास $100 हैं, अब आपको जो है 50 रुपये के हिसाब से आपने लिए हुए हैं, अब इसको अगर 60 रुपये हो गया तो आपको प्रॉफिट होगा। अब वही है कि डॉलर 60 रुपये मिल रहा है तो आपको प्रॉफिट होगा। वही होम करेंसी जब आप इसकी वैल्यू को कंपेयर करेंगे आपको लॉस है या प्रॉफिट है, वो उसको ही हम ट्रांसलेशन एक्सपोजर क्या होता है। द अराइजेज व्हेन फर्म्स हैव टू रिवैल्यू देयर एसेट एंड लायबिलिटी और रिसीवेबल एंड पेबल इन होम करेंसी एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। मतलब क्या होता है, अब आपके पास वही है कि आपके पास $100 पड़े हुए हैं, ठीक है, $100 आपके पास हैं, आपने रखे हुए हैं। अब आप क्या करते हो, $100 का 31 मार्च को जो है अपने अकाउंटिंग ईच ऑफ एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड में क्या करते हो। अब उस समय जब आपके पास थे 50 रुपये के हिसाब से थे, अब ईच अकाउंटिंग पीरियड में क्या हो जाता है, आप डॉलर का रेट 40 रुपीज़ हो जाता है, 40 रुपीज़ आ जाता है तो आपको क्या है, अब लॉस हुआ है। दिस इज ऑल्सो अफेक्टेड ड्यू टू कंसोलिडेटिंग द अकाउंट ऑफ ऑल फॉरेन ऑपरेशन। मतलब क्या होता है, ट्रांसलेशन अप्रोजन क्या होता है कि आप इसकी रिवैल्यूएशन करते हैं अपने हिसाब से। जैसे 31 मार्च को आप जैसे ही वो करते हैं, इसकी रिवैल्यू करते हैं, रिवैल्यू दियर एसेट एंड लायबिलिटी मतलब आप उसको 31 मार्च के हिसाब से जब रिवैल्यूएशन करते हैं उसके रेट में 50 रुपये में आप ले जाते हैं, 60 रुपये तो आपको प्रॉफिट हो गए। अगर 40 रुपये के हिसाब से आप करते हैं, 40 रुपीज़ के हिसाब से आप करते हैं तो आपको लॉस होता है। इसी को हम ट्रांसलेशन एक्सपोजर बोलते हैं। दीज आर नॉट एक्चुअल कॉस्ट और गेन्स बट नोशनल एज द एक्चुअल लॉस और गेन इज बुकड एट द टाइम ऑफ। मतलब वही है, आपने कोई ओपन पोजीशन ली हुई है, ठीक है, आपने $100 जो है फॉरेन एक्सचेंज में बाय किए हुए या सेल किए हुए हैं, पर आप उसको 31 मार्च के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अपनी बुक में जो है शो कर देते हैं। उसके बाद पोजीशन तो ओपन रहती है बट एक्चुअल कॉस्ट और गेंस बट नोशनल, ये नोशनल रहता है, एक्चुअल नहीं रहता है। एक्चुअल लॉस और प्रॉफिट कब होगा, जब आप इसको पोजीशन को स्केयर ऑफ करेंगे। मतलब कहने का ट्रांसलेशन एक्सपोजर होता है कि जब आपको 31 एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग 31 मार्च को जो आप पोजीशन जो आपने ले रखी है उसको आप अकाउंटिंग करते हैं, उसके बाद जो उसमें डिफरेंस रहता है उसको आप ले लेते हैं, उसको नोशनल जो कॉस्ट है उसकी नोशनल ले लेते हैं, और उसके बाद जो एक्चुअल लॉस या गेन होता है वो जब आप उस पोजीशन को स्केयर ऑफ करते हैं उस समय काउंट करते हैं। अब ऑपरेटिंग एक्सपोजर, ये ऑपरेटिंग एक्सपोजर इन दोनों एक्सपोजर से बिल्कुल अलग है। दिस अफेक्ट द बॉटम लाइन ऑफ द फर्म कंपनी नॉट डायरेक्टली ड्यू टू एनी फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर ऑफ द फर्म कंपनी बट ड्यू टू अदर एक्सटर्नल। मतलब कोई ना तो दिस अफेक्ट द बॉटम लाइन ऑफ द फर्म कंपनी नॉट डायरेक्टली ड्यू टू एनी फॉरेन एक्सचेंज मतलब ना तो इसमें एक्सचेंज रिस्क है ना सेटलमेंट, कोई और ही एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जो है ऑपरेटिंग एक्सपोजर अफेक्टेड होता है। इकोनॉमी लाइक एक्सचेंज इन कंपटीशन, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी, इंक्रीजिंग कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट गुड्स। मतलब क्या आता है, कोई एक्सपोर्टर मतलब इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है, बढ़ा देते हैं, या कंपटीशन दूसरी कंपनी के साथ कंपटीशन बढ़ जाता है, सेम जो मार्केट प्लेयर है उसके वजह से जो इफेक्ट होता है। रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी मतलब इंपोर्ट ड्यूटी में रिडक्शन हो जाती है। इंक्रीज कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट गुड्स मतलब दूसरे प्रोडक्टों के साथ आपका जो है कंपटीशन शुरू हो जाता है। रिडक्शन इन प्राइस बाय अदर कंट्री एक्सपोर्ट्स अफेक्टिंग एक्सपोर्ट, इंक्रीज इन इंपोर्ट ड्यूटी बाय अदर कंट्री ट्रेड टैरिफ ईटीसी कोजिंग रिडक्शन इन एक्सपोर्ट ईटीसी। तो मतलब कहने का आपकी अदर कंट्री एक्सपोर्टर्स हैं उनकी वजह से जो प्राइस में रिडक्शन हुई है उसके वजह से जो इफेक्ट पड़ता है। एंड इंक्रीज इन इंपोर्ट ड्यूटी में अगर कोई चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से जो इफेक्ट पड़ता है उसको ही हम ऑपरेटिंग एक्सपोजर बोलते हैं। अब एग्जांपल आपको मैं देता हूँ एक, जैसे नोकिया और HMT के साथ हुआ था। अब नोकिया क्या हुआ, समय पे जो अपना कम्पीट नहीं कर पाई जिसकी वजह से जो है इनकी डिमांड। अब HMT के साथ क्या होता है, 1970 और 1980 में अराउंड टाइटन ने इसका जो है इसको चेंज कर दिया था, बिल्कुल अपने जगह ले लिया। HMT जो है अपना प्राइस में रिड्यूस नहीं किया, टेक्नोलॉजी नहीं लेके आ पाई, तो उससे क्या होता है
इसकी HMT फेल हो गई थी। तो उसके बाद हम दूसरा जो इसमें रिस्क है वो सेटलमेंट रिस्क पढ़ेंगे। सेकंड जो हम सेटलमेंट रिस्क के बारे में जानें, जो प्री सेटलमेंट और सेटलमेंट रिस्क इसको बोलते हैं। द इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम इन्वॉल्व्स अराउंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जो इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम है हमारा इवॉल्व्स है अराउंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, मतलब उसमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का होना बहुत ज़रूरी है, होती है उसमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन मार्केट फैसिलिटेट कन्वर्जन ऑफ करेंसीज, मूवमेंट ऑफ फंड्स, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म, ऑल culminating into a huge daily turnover of around 5 to ट्रिलियन। मतलब क्या है, जो फॉरेन मार्केट है वो करेंसी को भी कन्वर्ट करती है, मूवमेंट ऑफ फंड्स, मतलब एक कंट्री से, जैसे इंडिया से यूएसए में फ़ंड आना जाना लगा रहता है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, किसी ने यूएसए से इंडिया में इन्वेस्ट करना है और इंडिया से यूएसए में, तब भी फॉरेक्स मार्केट की ज़रूरत पड़ती है। ट्रैवल एंड टूरिज्म, आपको कहीं घूमने जाना है तब भी आपको फॉरेन मार्केट में जो है होम करेंसी को फॉरेन करेंसी में ऑल इनटू ह्यूज डेली, मतलब अराउंड 5.2 ट्रिलियन जो है इसका बिजनेस है। दिस वॉल्यूम इज ट्रांजेक्टेड बिटवीन द मार्केट पार्टिसिपेंट वर्ल्ड वाइड विदाउट द यूज ऑफ वन सिंगल सेंट्रल क्लीयरिंग हाउस। इट इज़ ट्रूली ओवर द काउंटर मार्केट, मतलब काउंटर मार्केट है। आपको एक फ़ोन करना है और आपने पोजीशन ले लेनी है, तो एक सिंगल सेंट्रल क्लीयरिंग हाउस में, जैसे आप ओवर द काउंटर इसमें जो है वर्क होता है। आपने कहीं इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, मैंने बताया था कि कोई बैरियर्स नहीं है। आपको एक जगह बैठ के आप फोन या बाय कॉल या बाय फ़ोन या बाय मोबाइल पे भी आप जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। In the absence of such a single global centralized clearing house, each foreign exchange market participant has to make and receive payment on an individual basis. This entitled counterparty credit risk for each transaction। मतलब क्या होता है, वही कि एक इन द एब्सेंस सच सिंगल ग्लोबल सेंट्रलाइज क्लियरिंग हाउस, मतलब क्या है, आपको एक जगह बैठ के आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप डॉलर परचेज भी कर सकते हो, आप डॉलर सेल भी कर सकते हो। तो ये इंडिविजुअल बेसिस पे होता है, मतलब हर पर्सन जो है अपना अकाउंट खोलने के बाद अपने या जो भी अपनी पोजीशन लेके उसको स्क्वेयर ऑफ या लॉस प्रॉफिट जो भी है इंडिविजुअल बेसिस पे होता है। दिस एंटेल्स काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क को भी, मतलब जिससे जो होता है काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क इससे अराइज होता है, क्योंकि इंडिविजुअल बेसिस पे एंड डिस्ट्रक्शन इन द मार्केट ड्यू टू सडन डाउट्स अबाउट द सॉल्वेंसी ऑफ वन ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट कुड हैव सीरियस रिस्परेशन ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस एंड फॉर द इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम एज ए होल। मतलब क्या होता है, अगर इसमें किसी भी एक पार्टिसिपेंट की अगर फेलियर आता है, मतलब कोई क्या कहता है, एनी डिस्टर्बेंस इन द मार्केट ड्यू टू सडन डाउट्स अबाउट द सॉल्वेंसी ऑफ, मतलब कोई कोई पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट जो है वो सॉल्वेंसी हो जाता है, तो उसकी वजह से पूरी की पूरी मार्केट जो है डिस्टर्ब हो जाती है सीरियस। मतलब ग्लोबल ट्रेड में फाइनेंस फॉर द इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम एज ए होल, पूरे होल बैंकिंग सिस्टम को, पूरे वर्ल्ड के होल बैंकिंग सिस्टम को जो है वो अफेक्ट करता है। दस क्रेडिट रिस्क इन फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन इज द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ काउंटर पार्टी वेदर ए बैंक और ए कस्टमर। अब वो बैंक हो या कस्टमर हो, अगर वो फेल होता है तो पूरे पूरे होल जो वर्ल्ड में है पूरे सिस्टम को ही जो है वो एक बार अफेक्ट करता है। टू मीट ऑब्लिगेशन एट मैच्योरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच कुड रिजल्ट इन नीड फॉर रिजल्ट ऑफ रिप्रेजेंट कॉर्डाड ऑन गवर्नमेंट। मतलब क्या होता है, इसमें क्या बोल रहा है कि आपने कोई पोजीशन ले रखी है $100 पे, ठीक है। अब $100 पे क्या है, विच रिजल्ट इन नीड फॉर रिजल्ट ऑफ रिप्रेजेंट कॉर्डाड ऑन गवर्नमेंट, मतलब $100 लेके हैं आपने ₹100 के रेट। अब आपको क्या करना पड़ता है, आपको मान लो $100 पे ले रखे हैं, अब इसका रेट जो है घट के ₹80 हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये ₹80 पे कवर करना पड़ेगा। क्या लिखता है कि विच कुड रिजल्ट इन द नीड फॉर रिजल्टिंग ऑफ टू करोड़ एंड ऑन गोइंग रेट, उसको ₹80 पे क्या होगा, उसको अब ₹20 पर डॉलर का लॉस हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट की वजह से भी पूरी मार्केट जो है, ग्लोबल मार्केट जो है अफेक्ट होती है। दिस कुड हैपन प्रायर टू सेटलमेंट बाय वन ऑफ द पार्टीज और सब्सिक्वेंट टू एग्जीक्यूशन बाय वन पार्टी बट बिफोर एग्जीक्यूशन बाय द अदर वन। वही है कि एक दिस कुड हैपन प्रायर टू सेटलमेंट बाय वन ऑफ द पार्टी, मतलब क्या हुआ, एक पार्टी मान लो दो में क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ है दो, इसमें एक्सचेंज में क्या होता है, ए और बी में एग्रीमेंट हुआ कि $100 मेरे को चाहिए, $100 मैं तेरे से परचेज करता हूँ। अब क्या होता है, इसने इसको पैसा तो भेज दिया, पर इसने $100 इसको नहीं दिए। तो क्या होता है, सेटलमेंट से पहले ही अगर कोई पार्टी डिफ़ॉल्ट कर जाती है तो
दिस रिस्क इज दस क्लासिफाइड इनटू प्री सेटलमेंट रिस्क एंड सेटलमेंट रिस्क। मतलब प्री सेटलमेंट भी हो सकता है रिस्क और सेटलमेंट रिस्क। प्री सेटलमेंट रिस्क इज द रिस्क ऑफ द फेलियर ऑफ द काउंटर पार्टी ड्यू टू बैंकरप्टी क्लोजर और एनी अदर रीजन। मतलब क्या होता है कि प्री सेटलमेंट रिस्क किसको बोलते हैं कि काउंटर पार्टी जो है बैंकरप्टी हो जाता है या फिर अपना अकाउंट वगैरह ही पहले ही क्लोज कर देता है सेटलमेंट होने से पहले बिफोर मैच्योरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देयर बाय कंप्लाइंग विद द बैंक कवर द कॉन्ट्रैक्ट एट द ऑनगोइंग मार्केट रेट्स। मतलब क्या हुआ इसमें, प्री सेटलमेंट रिस्क इज द रिस्क ऑफ द फेलियर ऑफ द काउंटर पार्टी ड्यू टू बैंकरप्टी क्लोजर और एनी अदर रीजन। मतलब उसने क्या किया कि वो फेल हो गया, या तो बैंकरप्ट हो गया या उसने किसी और कारण से बिफोर मैच्योरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मैच्योरिटी के कॉन्ट्रैक्ट से मतलब प्री सेटलमेंट सेटलमेंट होने से पहले ही वो जो है बैंकरप्ट हो गया, देयर बाय कंप्लाइंग द बैंक टू कवर द पोजीशन। अब क्या हुआ, मान लो ए है, ए बैंक है, बी बैंक है। ए बैंक ने कोई पोजीशन ले रखी है बी बैंक के साथ, मान लीजिए 1,000 या $1,00,000 की जो है उसने पोजीशन ले रखी है। अब ए ने क्या किया, इसको बी को पैसा तो ट्रांसफ़र कर दिया बट ये बैंकरप्ट हो गया, इसने इसको डॉलर एक $1,00,000 जो परचेज करने थे वो नहीं दिए, तो इसकी वजह से जो है रीसेटलमेंट रिस्क होता है। अब ये ए क्या करेगा, इस अब उसको डॉलर तो चाहिए, अब वो उसकी डील क्या हुई थी बी से, ₹100 भी हुई थी, बट अब इसको जो है 110 ₹110 मिल रहे हैं। अब जो भी ये मार्केट रेट ऑनगोइंग मार्केट रेट पे कवर करेगा उस लॉस को ही हम प्री सेटलमेंट रिस्क बोलते हैं। दिस एंटाइटल्ड टू रिस्क ऑफ ओनली मार्केट डिफरेंस एंड इज नॉट एब्सोल्यूट लॉस फॉर द बैंक। मतलब उसको उस $1,00,000 के जो पैसे दिए वो तो लॉस हुआ ही हुआ है, साथ में जो उसको डिफरेंस जो ₹100 में पहले उसको मिलने थे डॉलर वो अब ₹110 मिल रहे हैं, प्लस मतलब ₹110 ये और प्लस ₹1,00,000 जो उसने डॉलर के हिसाब $1,00,000 के पैसे जो उसको पैसे ₹100 के हिसाब से दिए वो लॉस, दोनों ही लॉस जो है इसमें प्री सेटलमेंट में हुआ है। सेटलमेंट रिस्क इज द रिस्क ऑफ द फेलियर ऑफ द काउंटर पार्टी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेटलमेंट ड्यू टू टाइम जोन डिफरेंस बिटवीन द टू करेंसीज टू बी एक्सचेंज। मतलब वही हुआ है, मैंने आपको पीछे बताया था कि इंडिया और यूएसए में क्या है, टाइम डिफरेंस है। अब इंडिया में क्या हुआ, सेटलमेंट इज द रिस्क फेलियर ऑफ द काउंटर पार्टी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेटलमेंट। मतलब इंडिया में क्या हुआ, इंडिया के इम्पोर्टर ने यूएसए के एक्सपोर्टर को पैसे भेजने थे, ठीक है। अब ₹50 मान लो रेट चल रहा है, तो टाइम जोन की वजह से क्या हुआ, ये इसको यूएसए को नहीं भेज पाया क्योंकि इंडिया में जब ओपन होती है मार्केट यूएसए में नहीं होती है। अब अगले दिन क्या हुआ, दोनों में ओपन है तो क्या करेगा वो, ₹60 मान लो उसका रेट ₹52 हो गया तो उसको लॉस हुआ ना। अब उसको 50 की बजाय 52 में लेके देने पड़ेंगे। तो इस टाइम जोन डिफरेंस की वजह से जो दो करेंसी में डिफरेंस आता है उसको ये हम सेटलमेंट रिस्क बोलते हैं। दैट इज़ वेयर द बैंक इन अर्लियर टाइम जोन से जापान और ऑस्ट्रेलिया परफॉर्म इट्स पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय डिलीवरिंग द करेंसी टू बी डिलीवर्ड बाय इट बट द काउंटर पार्टी। देखो दैट इज वेयर द बैंक इन अर्लियर टाइम जोन से जापान और ऑस्ट्रेलिया परफॉर्म इट्स पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय डिलीवरिंग द करेंसी टू बी डिलीवर्ड बाय इट बट द काउंटर पार्टी इन अनदर टाइम जोन से जर्मन फेल्स बिफोर डिलीवरिंग द करेंसी टू बी डिलीवर्ड बाय देम। मतलब क्या होता है कि जापान और ऑस्ट्रेलिया का लगभग टाइम सेम है, तो ये तो अपना कॉन्ट्रैक्ट जो डिलीवर कर पाते थे टाइम में, बट इन अदर टाइम जोन जैसे जर्मनी है, जर्मनी और यूएसए में टाइम का बड़ा फ़र्क है जैसे इंडिया और यूएसए में, तो ये फेल हो जाते हैं बिफोर डिलीवरिंग द करेंसी टू बी डिलीवर्ड बाय देम। मतलब उसको करेंसी देने से पहले जो है डिलीवर्ड हो जाते थे, उसको सेटलमेंट रिस्क, इसको भी सेटलमेंट रिस्क बोलते हैं। जब टाइम जोन डिफरेंस की वजह से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो है करेंसी डिलीवर नहीं हो पाती टाइम जोन डिफरेंस की वजह से, उसको हम सेटलमेंट रिस्क बोलते हैं। सच एन इवेंट मीन्स कंप्लीट रिस्क एंड लॉस फॉर द बैंक विच इज़ एन अर्लियर टाइम जोन। मतलब जो पहले जो टाइम जोन डिफरेंस की वजह से जो समय पे जो है सेटलमेंट नहीं हो पाती थी, उससे जो बैंक को लॉस और कंप्लीट रिस्क बढ़ रहा था। इन अदर वर्ड्स एट इट्स कोर सेटलमेंट ऑफ ए फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड रिक्वायर्स द पेमेंट ऑफ वन करेंसीज एंड द रिसिप्ट ऑफ अनदर। अब दूसरे शब्दों में हम क्या कहेंगे, एट इट्स कोर सेटलमेंट ऑफ ए फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड रिक्वायर्स द पेमेंट ऑफ वन करेंसी एंड द रिसिप्ट ऑफ अनदर। मतलब सेटलमेंट क्या होती है, सेटलमेंट वही होती है ना, आपने पैसा दिया $100 का, उसने आपको $100 दे दिए, ठीक है। आपने $100 मान लो परचेज करने थे, ठीक है, आपने $100 परचेज करने हैं, आपने क्या किया, ए ने बी को पैसे दिए और बी ने ए को $100 देने थे, उसको ही सेटलमेंट बोलते हैं। द पेमेंट ऑफ वन करेंसी एंड रिसिप्ट ऑफ अनदर, एक रिसीव करता है उसको, दूसरा उसको दूसरी करेंसी
पेमेंट करता है। इन द अब्सेंस ऑफ ए सेटलमेंट अरेंजमेंट दैट इंश्योर दैट द फाइनल ट्रांसफर ऑफ वन करेंसी विल occur इफ ओनली इफ द फाइनल ट्रांसफर ऑफ द अदर करेंसी आल्सो occurs। मतलब सेटलमेंट इन द अब्सेंस ऑफ ए सेटलमेंट अरेंजमेंट, मतलब सेटलमेंट अगर क्या होता है अब्सेंस की वजह से क्या होगा कि दैट द फाइनल ट्रांसफर, मतलब एक बंदे से पैसा जाएगा दूसरे से आएगा, उसको ही हम फाइनल सेटलमेंट बोलते हैं। वन पार्टी टू ए फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन कुड पे आउट द करेंसी इट सोल्ड बट नॉट रिसीव्ड द करेंसी इट बॉट। अब इसमें सेटलमेंट में क्या होगा, अब सेटलमेंट रिस्क कहलाएगा ना। अगर इसने ए ने बी को पैसा दे दिया, मान लो ए है, उसने बी से डॉलर खरीदने हैं, ए ने तो पैसा भेज दिया पर बी ने उसको डॉलर नहीं दिया, उसको सेटलमेंट रिस्क बोलेंगे ना। तो इसी को हम जो है सेटलमेंट रिस्क बोलते हैं। दिस प्रिंसिपल रिस्क इज द सेटलमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इज वेरियस कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज सेटलमेंट रिस्क और टेम्परेरी रिस्क और हर्स्टेड रिस्क। मतलब क्या होता है कि सेटलमेंट की वजह से मान लो ए ने बी को, अब बी क्या यूएसए में है, ए इंडिया में है। अब ए ने क्या किया, इसको बी से मान लो कोई इंपोर्ट किया, ठीक है, बी से ए ने इंडिया में इंपोर्ट किया। अब सामान तो उसको मिल गया, अब ए ने पेमेंट नहीं की, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, इसी को हम जो है फॉरेन एक्सचेंज सेटलमेंट रिस्क, या फिर क्या कीजिए, इसने एक्सचेंज के थ्रू मान लो ए है, वही ए ने बी ने ए से सामान मंगाया कुछ, उसने ए ने बी को जो है डॉलर में पेमेंट करनी है, यूएसए में बैठा है, ये इंडिया में बैठा हुआ है। अब ए ने क्या किया, सामान तो ले लिया पर इसको जो है जो डॉलर्स हैं वो ट्रांसफ़र नहीं किए। इसी को जो है हम फॉरेन एक्सचेंज सेटलमेंट रिस्क और टेम्परेरी रिस्क आर स्टेट नेम्ड आफ्टर द 1970 फेलियर ऑफ द बैंकर्स आर स्टेट इन जर्मनी। दिस कैन हैपन बिकॉज बैंक्स ऑपरेट इन डिफरेंट टाइम जोन्स। मतलब वही हुआ कि डिफरेंट टाइम जोन की वजह से जो क्या हुआ, ये टाइम पे जो अपनी सेटलमेंट नहीं कर पाए। इसी को हम स्टेट रिस्क बोलते हैं। क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि स्टेट रिस्क कहाँ होता है, तो आपने बताना है कि जर्मनी में होता है। और किस वजह से हुआ था, टाइम जोन में डिफरेंस की वजह से। इसमें क्या हुआ था, जर्मनी में और यूएसए में, जर्मनी और यूएसए, जर्मनी के जो ये बैंक होस्ट आर स्टेट है, यहाँ ये इस बैंक ने क्या किया कि सभी से पैसा ले लिया टाइम जोन की वजह से, कई कंट्री से पैसा ले लिया। अब समय पे जो है जब सेटलमेंट की बात आई तो ये वापस जो है रिपे नहीं कर पाए इनको, तो इसी से जो है सेटलमेंट रिस्क राइज हुआ, जिसको हम हार्वेस्टेड रिस्क के नाम से जानते हैं। इसी को हम सेटलमेंट रिस्क भी बोल देते हैं और टेम्पररी रिस्क भी बोलते हैं। सेटलमेंट रिस्क कुड बी अवॉइडेड इफ ओनली सेटलमेंट सिस्टम ऑपरेटिंग ऑन ए सिंगल टाइम बेसिस एंड आल्सो ऑन ए रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट बेसिस आर पुट इन प्लेस। इसी को देखते हुए हमारे आरटीजीएस, स्विफ्ट, ये जो रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट हैं इन ये पिक्चर में आए। तो सेटलमेंट रिस्क कुड बी अवॉइडेड इफ ओनली सेटलमेंट सिस्टम ऑपरेटिंग सिंगल टाइम। मतलब क्या होगा कि रियल टाइम पे जैसे ही ए ने पैसा ट्रांसफ़र किया बी में, यूएसए में जैसे ही इंडिया से ही ए ने, तो रियल टाइम में बी को उसी रियल टाइम में जो है पैसा रिसीव हो जाए, तो उसी को हम जो सेटलमेंट रिस्क को बचा सकते हैं। दिस वुड एलिमिनेट द टाइम जोन प्रॉब्लम्स एंड आल्सो वुड पे ओनली ऑन इफ रिसीव्ड बेसिस। मतलब वही है, क्या बोल रहे हैं यहाँ कि बी यूएसए में है, ए इंडिया में है। अब ए ने क्या किया, बी ने कहा भैया पैसा भेज दीजिए, मैं आपको सामान भेज देता हूँ। अब ए ने क्या किया, ट्रांसफ़र किया, उसको रियल टाइम में रिसीव हो गया, तो उसने सामान भेज दिया। इसको भी मतलब वही है, इफ़ रिसीवेबल बेसिस द टाइम जोन डिफरेंस कुड बी एलिमिनेटेड इफ द ग्लोबल बुक्स आर लिंक टू ए सिंगल टाइम जोन सेज जीएमटी क्लोजिंग। मतलब वही है कि टाइम जोन डिफरेंस कुड बी एलिमिनेटेड, मतलब टाइम जोन डिफरेंस हो सकता है अगर इसको जीएमटी क्लोजिंग में हम सिंगल टाइम जोन में इसको कन्वर्ट करें। अब बात आती है तीसरे की, लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है। लिक्विडिटी रिस्क वही होता है जैसे व्हेन ए पार्टी टू ए फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन अनेबल टू मीट इस फंडिंग रिक्वायरमेंट और एग्जीक्यूट ए ट्रांजेक्शन एट रीजनेबल प्राइस इट क्रिएट्स लिक्विडिटी रिस्क। मतलब क्या होता है, अब किसी ने जो है डॉलर में पोजीशन ले रखी है, ठीक है। व्हेन ए पार्टी टू फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन अनेबल टू मीट इस फंडिंग रिक्वायरमेंट और एग्जीक्यूट ए ट्रांजेक्शन एट ए रीजनेबल प्राइस। अब किसी ने क्या है, $100 ले रखे हैं, ठीक है, 50 रुपीज़ पे। अब
उसको पैसे की मान लो पोजीशन लेके अब रेट चल रहा है 40 रुपीज़ हो गया, घट के 10 रुपये हो गया। अब उसको जो है लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ेगी। $100 क्या करेगा वो 40 रुपीज़ पे अन फंड में बेचेगा ना। अन फंड में बेचने से जो उसको लॉस होगा 10 रुपये, उसको ही हम लिक्विडिटी रिस्क बोलते हैं। मतलब उसको रीजनेबल प्राइस पे, अब क्या है 50 रुपीज़ चल रहा था, वो वेट तो कर नहीं सकता क्योंकि उसको लिक्विडिटी प्रॉब्लम है। लिक्विडिटी प्रॉब्लम की वजह से वो क्या करेगा 40 रुपीज़ पे बेच देगा उसको डॉलर को। जो $100 उसने लिए तो उसको लॉस हो जाएगा। इट क्रिएट्स लिक्विडिटी रिस्क, मतलब उसको ही हम लिक्विडिटी। इट इज़ आल्सो द रिस्क ऑफ द पार्टी नॉट बीइंग एबल टू एग्जिट और ऑफ शॉर्ट पोजीशन क्विकली एट रीजनेबल प्राइस। मतलब वही है कि उसको लिक्विडिटी प्रॉब्लम होने की वजह से 50 रुपीज़ या 50 रुपीज़ से अबाउ जो है उसको सेल नहीं कर पाता या पोजीशन को कवर नहीं कर पाता, तो उसको ही हम लिक्विडिटी रिस्क बोलते हैं। हायर फॉर वट एवर रीजन द मार्केट रन्स लिक्विड एंड पोजीशन कैन नॉट बी कवर्ड और लिक्विडिटी एक्सपेक्ट और हाई प्राइस। मतलब वही है कि वो इससे ज़्यादा हाई प्राइस पे उसको कवर नहीं पाता, जिससे जो है उसकी लिक्विडिटी। देयर फॉर लिक्विडिटी रिस्क इज द पोटेंशियल फॉर लाइबिलिटी और ड्रेन फ्रॉम द बैंक एट ए फास्टर रेट देन एसेट। लिक्विडिटी रिस्क जो है पोटेंशियल फॉर लाइबिलिटी टू ड्रेन फ्रॉम द बैंक, मतलब लाइबिलिटी जो है उसको बचाता है। लिक्विडिटी रिस्क इज अ पोटेंशियल फॉर लाइबिलिटी टू ड्रेन फ्रॉम द बैंक। अब उसको लाइबिलिटी या बैंक को जो है लिक्विडिटी की ज़रूरत है और वहाँ फास्टर रेट देन एसेट। मतलब लिक्विडिटी रिस्क ही उसको बचा सकता है। वो क्या करेगा, लॉस तो कवर कर लेगा पर उसको लाइबिलिटी जो है उसकी वो उससे भी बच जाएगा। लिक्विडिटी रिस्क ही फास्ट रेट देन एसेट, मतलब एसेट अब वो 50 रुपये में उसने लिया था, 40 रुपये में आनंद फंड में बेचेगा, तो इससे ज़्यादा फास्ट क्या है लिक्विडिटी रिस्क की फास्ट लाइबिलिटी क्लियर करने के लिए। फॉर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द लिक्विडिटी रिस्क द बैंक हैज़ टू रिजोर्ट द कंट्रोल एंड मिसमैच बिटवीन मैच्योरिटी ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। अब लिक्विडिटी रिस्क से अगर उसने प्रोटेक्ट करना है तो उसको मैच्योरिटी मिसमैच, मतलब हैज़ टू रिसोर्ट द कंट्रोल द मिसमैचिंग बिटवीन मैच्योरिटी ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। मतलब वही है कि उसको लाइबिलिटी और असेट, जो उसकी लाइबिलिटी है और असेट हैं उनकी जो मैच्योरिटी की मिस मैच है, मतलब उनमें डिफरेंस है, तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। दिस इज डन बाय फिक्सिंग लिमिट ऑफ मैच्योरिटी मिसमैच एंड रिड्यूस ओपन पोजीशन। मतलब उसको ओपन पोजीशन अपनी रिड्यूस करनी पड़ेगी और उसको फिक्स करनी पड़ेगी मैच्योरिटी मिसमैच को, मतलब जो उसके एसेट और लाइबिलिटी की मैच्योरिटी है उनको फिक्स करना पड़ेगा एक साथ। अब उसके बाद आता है कंट्री रिस्क और सॉवरेन रिस्क। कंट्री रिस्क अराइजेज व्हेन ए फॉरेन एंटिटी और कंट्री पार्टी प्राइवेट और सॉवरेन में बी अनविलिंग टू अनेबल टू फुलफिल इट्स विलिंग फॉर रीजंस। मतलब कंट्री रिस्क क्या होता है, व्हेन ए फॉरेन एंटिटी, कोई आपका यूएसए में है, आपने उसको एक्सपोर्ट किया हुआ है कोई बिजनेस, ठीक है, कोई सामान आपने एक्सपोर्ट किया हुआ है, उसके बदले आपको उसको रुपीज़ मिलना है या जो डॉलर्स जो भी उसकी पेमेंट आनी है, तो वो जो आपकी फॉरेन एंटिटी और काउंटर पार्टी है, चाहे वो प्राइवेट है सॉवरेन है, जो भी अनविलिंग और अनेबल टू फुलफिल ऑब्लिगेशन फॉर रीजंस अदर देन द यूजुअल रीजन और विच अराइज इन रिलेशन टू ऑल लैंडिंग एंड, मतलब वो आपको पैसा तो भेजना चाह रहा है बट किसी और कारण से जो है आपको पैसा नहीं पे कर पा रहा है, तो उसको ही हम कंट्री रिस्क बोलते हैं। डीलिंग इन फॉरेन करेंसी एंड विद काउंटर पार्टी इन अनदर कंट्री विल सम टाइम रिजल्ट इन कंट्री रिस्क। मतलब जो डीलिंग फॉरेन करेंसी में डील कर रहा है या फॉरेन करंट काउंटर पार्टी के साथ दूसरे देशों में जो है, हमारे एक देश से दूसरे देश में अगर डील कर रहा है, तो उसको सम टाइम उसका जो है कंट्री रिस्क अराइज हो सकता है। मूवमेंट ऑफ फंड्स अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर क्रिएट अनसर्टेनिटी विद रिगार्ड टू द रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड अनसर्टेनिटी इज डिफाइंड एज कंट्री। मतलब वही है कि फंड एक देश से दूसरे देश में जो ट्रांसफ़र होता है उसमें अनसर्टेनिटी हो सकती है, उसमें रिसिप्ट में देरी हो सकती है, या फिर आपको जो पेमेंट रिसीव होनी है उसमें अनसर्टेनिटी आ सकती है, तो उससे उसी को हम कंट्री रिस्क बोलते हैं। द फॉरेन पार्टीज में बी अनविलिंग और अनेबल टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन फॉर रीजंस सच एज imposition of exchange and other control by the central bank, the government regulation on which party do not have any control external। मतलब क्या होता है कि फॉरेन पार्टीज आपकी जो है, मान लो इंडिया से यूएसए में कोई सामान गया है, किसी एक्सपोर्टर ने कोई ट्रेड किया है, तो उसको उसकी पेमेंट नहीं आ पा रही है, वो चाहे रीजन ऑफ सेंट्रल बैंक ने कोई या गवर्नमेंट ने वहाँ पर एक्सचेंज को इम्पोज कर दिया हो या कुछ भी रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं अदर देन मतलब एक्सटर्नलाइजेशन, कोई गवर्नमेंट की वजह से या कुछ और अदर फैक्टर की, मतलब आपकी फॉरेन पार्टी है वो तो पे करना चाह रही है, मतलब आपकी जो फॉरेन पार्टी है वो तो पे करना चाह रही है, मे बी अनविलिंग और अनेबल टू फुलफिल दियर, मतलब वो तो पे करना चाहती है बट किसी गवर्नमेंट या किसी एक्सचेंज के रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम कंट्री रिस्क बोलते हैं। उसके बाद एज ए कंट्री रिस्क इज कंसिडर वेरी हाई इन केस ऑफ कंट्रीज विच आर फेसिंग प्रॉब्लम रिलेटेड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मैनेजमेंट। मतलब वही है कि कंट्री रिस्क
कंसिडर वेरी हाई इन केस ऑफ कंट्रीज विच आर फेसिंग प्रॉब्लम। जो कंट्रियाँ जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स उनके पास प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स या मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज या फिर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम करी है, उन्हीं उन्हीं कंट्रीज़ में जो है कंट्री रिस्क का राइज होता है। अब बात करते हैं, तो आपने समझ लिया कि कंट्री रिस्क क्या होता है। कंट्री रिस्क अराइज जब होता है जब आप फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रेड करते हो, और फॉरेन कंट्री में आपके जो फॉरेन एंटिटीज़ हैं वो पे तो करना चाहते हैं, पर किसी एक्सटर्नल रीजन के कारण, जैसे गवर्नमेंट के कारण, सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ की, या कुछ भी किसी भी जो स्टैचुटरी अथॉरिटी है उसने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई है, उसकी वजह से पे नहीं कर पा रहा है ओब्लिगेशन अपनी, या फुलफिल नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से जो रिस्क अराइज होता है उसको कंट्री रिस्क या कंट्री रिस्क या सॉवरेन रिस्क उसको बोलते हैं। अब इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क और गैप रिस्क एज इट अदरवाइज नॉन अराइजेज ड्यू टू एडवर्स मूवमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स और इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। मतलब क्या है, इंटरेस्ट रेट एक कंट्री के दूसरे कंट्री से कम या ज़्यादा होने की वजह से जो आपका NII है, नेट इंटरेस्ट इनकम है, वो कम या ज़्यादा होता है, वो अप एंड डाउन होता है, उसकी वजह से जो उसमें गैप आता है उसको ही हम इंटरेस्ट रेट। इट आल्सो रेफर टू पोटेंशियल कॉस्ट ऑफ एडवर्स मूवमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट दैट द बैंक फेस ऑन डिपॉजिट, बोरोइंग, लैंडिंग ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट और अदर इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव। मतलब कोई भी जिसमें जो पोजीशन आपने ले रखी है, चाहे वो डिपॉजिट ले रखा है, चाहे बोरोइंग दे रखी है किसी को, चाहे लैंडिंग ले रखी है, उसमें इंटरेस्ट रेट से संबंधित जितने भी आपके ट्रांजेक्शन्स हैं, जितने भी आपकी पोजीशंस हैं, उसमें जो रेट इंटरेस्ट रेट के अप एंड डाउन होने से जो इफेक्ट पड़ता है, जो रिस्क अराइज होता है, उसको इंटरेस्ट रेट रिस्क बोलते हैं। वाइल इन द कोर्स ऑफ इट बिजनेस द बैंक बाइज एंड सेल करेंसीज फॉर स्पॉट एंड फॉरवर्ड वैल्यू, बोरोज एंड लैंड फॉरेन करेंसी, एंटर्स इनटू स्वैप्स, फ्यूचर और ऑप्शन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट रेट्स। मतलब वही कहते हैं, इन कोर्स ऑफ द बैंक बाइज एंड सेल करेंसीज फॉर स्पॉट एंड फॉरवर्ड वैल्यू। मतलब बैंक जो है बाय और सेल करता रहता है वो स्पॉट पे या फॉरवर्ड वैल्यू पे, बोरोज एंड लैंड फॉर फॉरेन करेंसीज, और बोरो भी करता रहता है और लैंड भी करता रहता है फॉरेन करेंसी में। एंटर्स इनटू स्वैप्स, स्वैप में भी एंटर करता है, ओपन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट रेट। जो इंटरेस्ट रेट रिलेटिंग, वही मैंने आपको बताया कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं जो इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड हैं, उनमें जो है रिस्क अराइज होता है ड्यू टू इंटरेस्ट रेट मूवमेंट, तो उसको ही हम इंटरेस्ट रेट रिस्क। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल एंड आल्सो ऑलवेज पॉसिबल टू मैच इट फॉरवर्ड परचेज एंड सेल्स, बोरोइंग एंड लैंडिंग, क्रिएटिंग ए मिसमैच बिटवीन इट्स एसेट एंड लाइबिलिटी। मैं ये है कि इसकी एसेट और लाइबिलिटी, मतलब डिपॉजिट और बोरोइंग में जो इंटरेस्ट रेट में की वजह से डिफरेंस आता है, जो गैप में, दिस मिसमैच इज रेफर टू गैप। वही मैं कह रहा हूँ कि गैप आएगा। अब उसका मान लो 100 करोड़ का डिपॉजिट है और 100 करोड़ उसने लैंड किया हुआ है। अब इंटरेस्ट रेट की वजह से जो अप एंड डाउन होगा, जो उसके लॉस और प्रॉफिट में अप एंड डाउन होगा, उसी को हम इंटरेस्ट रेट रिस्क बोलते हैं। अब आता है ऑपरेशनल रिस्क। बीइंग ए क्रिटिकल एरिया ऑफ ऑपरेशनल रिस्क इज अनदर इम्पोर्टेंट रिस्क दैट शुड बी मैनेज्ड बाय डीलिंग रूम। मतलब ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, जो बीइंग ए क्रिटिकल एरिया ऑफ ऑपरेशनल रिस्क इज अनदर इम्पोर्टेंट रिस्क दैट शुड बी मैनेज्ड बाय डीलिंग रूम। तो डीलिंग रूम के द्वारा मैनेज किया जाए। इट मे ओकर ड्यू टू डेफिशिएंसीज इन इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल और ह्यूमन एरर और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम दैट कुड लीड टू अनएक्सपेक्टेड लॉसेज। मतलब क्या होता है, या तो कोई सिस्टम फेल हो गया, या ह्यूमन एरर किसी ह्यूमन ने एरर कर दिया, या फिर अदर प्रॉब्लम, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई अदर प्रॉब्लम आ गई है जो लॉस को लीड कर रही है, तो उसकी वजह से ऑपरेशनल रिस्क होता है। इफ़ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडेड to the dealing room such as computer system, communication system including telephone lines etc failed to function due to some error or fault। मतलब जो डीलिंग रूम में जो सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम प्रोवाइड किए गए हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया है, नेट जैसे इंटरनेट वगैरह, इंक्लूडिंग टेलीफोन लाइंस में कुछ कमी आ गई, तो उसकी वजह से जो द ऑपरेशन इन डीलिंग रूम वुड कम टू ग्रिंडिंग होल्ड एंड एक्सपोर्ट वायरस। मतलब वही है कि अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम फेल हो गया, ह्यूमन एरर हो गया, या फिर कोई टेलीफोन लाइंस, या फिर कोई इंटरनेट वगैरह, या कोई लीज वगैरह, आपकी लीज लाइन वगैरह फेल हो गई, तो उसकी वजह से जो रिस्क अराइज होता है उसको ही आप ऑपरेशनल रिस्क बोलते हैं। ठीक है। अब आता है आपका लीगल रिस्क। लीगल रिस्क क्या होता है? Legal risk arises when it transpires that the counterparty with whom the transaction has been undertaken does not have the legal or regulatory authority to enter in such। मतलब क्या हुआ, ए और बी ने आउट ऑफ एक्सचेंज की बाहर, मतलब एक्सचेंज के बाहर कोई एग्रीमेंट कर लिया। ठीक है, उसने कहा कि आप मेरे को $100 दीजिए,
आपको मैं पैसे देता हूँ 100 रुपये के हिसाब से। अब वही हुआ कि इसने 100 रुपये के हिसाब से इसने पेमेंट तो कर दी, बस इसको डॉलर नहीं मिले। अब क्या हुआ है, ये अदर देन एक्सचेंज के बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, तो इसमें कोई लीगल कार्रवाई ए इसके बी के ऊपर नहीं कर पाएगा। इन अदर वर्ड द काउंटर पार्टी इज इनकैपेसिटेटेड फॉर एंगेजिंग इन सच ए डील रिजल्टिंग इन मोनोफोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वही है कि वो उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं ले पाएगा। अगर एक्सचेंज के थ्रू इसने ये किया होता है, एक्सचेंज के थ्रू इसने अगर एक्सचेंज के थ्रू इसने ये डील की होती तो वो उस पर लीगल एक्शन कर सकता है। इसको इलीगल रिस्क बोलते हैं। अब आप आपसे मैं थोड़ा सा चेक योर प्रोग्रेस, मतलब आपको थोड़े से क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे फर्स्ट जो है आपका एक फिलिंग द ब्लैंक्स, 2 फिलिंग द ब्लैंक्स इसमें मैंने रखे हैं। तो रिस्क इज़ एन डैश इवेंट। तो रिस्क क्या है, मैंने आपको समझाया है कि रिस्क जो है एक अनफोर्सिन इवेंट है। तो ये सीधा पूछ लेता है रिस्क इज़ एन अनफोर्सिन इवेंट, मतलब अनसर्टेनिटी है ना, इसमें कभी भी अराइज हो सकता है। द वैल्यूज़ ऑफ डेरिवेटिव आर ड्राइव्ड फ्रॉम इट्स अंडरलाइन। तो डेरिवेटिव्स के बारे में आप अगले पार्ट में पढ़ेंगे इसके। स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट और ट्रू फॉल्स आपने बताना है। मूवमेंट इन एक्सचेंज रेट्स में रिजल्ट इन लॉस फॉर द डीलर्स ओपन पोजीशन। तो एक्सचेंज रेट में अगर मूवमेंट आएगी तो उसके डीलर की ओपन पोजीशन में लॉस भी आएगा, तो ये ट्रू है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नॉट ऑथराइज बैंक टू अप्रूव लिमिट्स रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नॉट ऑथराइज्ड बैंक्स टू अप्रूव लिमिट्स रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन। तो ये तो फॉल्स है। अब आरबीआई ने तो ऑथराइज किया हुआ है कि उसको लिमिट अप्रूव कीजिए। सेटलमेंट मैंने पढ़ाया था आपको। सेटलमेंट रिस्क कैन बी अवॉइडेड ओनली इफ द सेटलमेंट आर मेड ऑन रियल टाइम। सेटलमेंट रिस्क कैन बी अवॉइडेड ओनली इफ सेटलमेंट, मैंने बताया था कि यार रियल टाइम बेसिस में। अब रिसीवेबल के हिसाब से कि आप पैसा दीजिए, मैं आपको सामान भेजूंगा, जैसे उसको पैसा रिसीवेबल के हिसाब से ना, तो ये ट्रू है। हर स्टेट रिस्क फेलियर ऑफ द बैंक ऑफ द सेम नेम वाज नॉट इन एनी वे रिलेटेड टू सेटलमेंट डिफॉल्ट्स। अब हर स्टेट रिस्क फेलियर ऑफ द बैंक ऑफ द सेम नेम वाज नॉट इन एनी वे रिलेटेड टू सेटलमेंट। मतलब वही है कि हर स्टेट रिस्क के नाम से कोई बैंक नहीं था कि वो फेल हुआ था, तो ये फॉल्स है। हुआ था ना स्टेट रिस्क जर्मनी में हुआ तो था। अब उसके बाद आता है ई, एनी एडवर्स मूवमेंट इन इंटरेस्ट रेट कुड अफेक्ट द बैंक्स प्रोफिटेबिलिटी। वही मैंने बताया था कि इंटरेस्ट रेट अगर अप एंड डाउन होंगे तो उसकी इंटरेस्ट रेट रिस्क अराइज होगा ना, तो ये ट्रू है। ट्रू। नॉन कंप्लाइंस ऑफ रेगुलेशन इज ए लीगल रिस्क। वही है कि आप अगर कंप्लाइंस नहीं करोगे तो आपका रेगुलेशन लीगल रिस्क में आ जाएगा। ट्रू। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट आर ए व्हीकल टू मैनेज रिस्क। बिल्कुल। जैसे आर्बिट्रेज मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में बताया था कि मान लो आपने कोई $100 फिजिकली परचेज कर रखे हैं, तो आप डेरिवेटिव में जाके, मैं आगे जो इसका पार्ट 2 होगा उसमें समझाऊंगा कि वो उसको हैज कर सकता है पोजीशन को, तो बिल्कुल ट्रू है। इंटरनेशनल ट्रेड इज़ रिस्क फ्री। नो, फॉल्स। इंटरनेशनल ट्रेड तो रिस्क फ्री नहीं है, उसमें रिस्क भी है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, CIB एक्सपर्ट को। जो टेलीग्राम चैनल को मेरे CIB एक्सपर्ट @CIB एक्सपर्ट के नाम से है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।